आज की जो हमारी क्लास है क्लास 9th का फर्स्ट लेसन हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ। ये लेसन नंबर फर्स्ट है और इस लेसन के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे आसपास के पदार्थ। हम अगर अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है जिनका हम उपयोग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जिसे हम आंखों से देख पाते हैं और जिसे हम आंखों से नहीं देख पाते। तो पदार्थ ऐसी वो सभी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास में मौजूद हैं, चाहे उन्हें हम देख पा रहे हैं या फिर हम उसे नहीं देख पा रहे। पदार्थ की कुछ अवस्थाएं हैं, यानी उनका कोई निश्चित शेप होता है जिसे हम देख पाते हैं, तो वो या तो ठोस हो जाता है, द्रव हो जाता है या गैस हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो बहुत छोटे छोटे कण से बनकर मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं पाते। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस अवस्था, गैस अवस्था, द्रव्य अवस्था। इनके बारे में भी हम नीचे चर्चा भी करेंगे। तो ठोस के बारे में बताया गया उसका निश्चित आकार होगा, निश्चित कोई फिक्स्ड शेप होगा, निश्चित आयतन होगा कि उसका आयतन का मतलब है उसका जो है वॉल्यूम होगा वो निश्चित में होता है, इसके पास उसका बहाव होता है कि नहीं होता, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे ठोस की चीज़ बहेगी, थोड़ी ठोस है तो वो एक जगह स्थिर रहती है। वहीं जब हम द्रव्य की बात करते हैं तो निश्चित आकार नहीं होता, उसे बोतल में डालोगे तो बोतल की शेप का हो जाएगा, लोटे में डालोगे तो लोटे की शेप में, जमीन पे गिरा दोगे तो जमीन की तरह फैल जाएगा वो। लेकिन जो द्रवित चीज होती है, लिक्विड चीज जो होती है, उसका निश्चित आयतन होता है, उसका बहाव होता है, यानी वो ऊंचाई से नीचाई की तरफ बहती है। जहां ऊंचा होगा वो नीचे की तरफ बहेगा। गैसीय अवस्था जो होगी उसका कोई आकार नहीं होता, वैसे ही उसे जिस प्रकार की शेप में आप डालोगे वैसी शेप बन जाएगी, उसका कोई निश्चित आयतन नहीं होता। गैस का बहाव होता है, गैस बह सकती है, जैसे हवा है तो वो क्या होती है, बह सकती है। यानी अगर हम देखें तो ठोस जो होते हैं उसमें कण पास पास होते हैं, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है द्रव्य के अंदर, और गैस में कणों के बीच में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान, यानी ठोस के बीच में बहुत कम रिक्त स्थान होता है, द्रव के बीच में थोड़ा ज्यादा रिक्त स्थान दिखेगा आपको। और वहीं जब हम बात करते हैं गैस की तो उसमें बहुत ज्यादा रिक्त स्थान हमको देखने को मिलता है। अब इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं ठोस के, जैसे कुर्सी हो गई, मेज हो गया, ये एक एग्जाम्पल हो गए हमारे सॉलिड के, ठोस के। और गैस की अगर हम एग्जाम्पल करेंगे तो यहाँ पर आप सभी की हवा हो गई, हवा के अलावा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी बहुत सारी गैसें हैं। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो पानी, दूध, ये सारी चीजें लिक्विड में आपकी आ जाती हैं। तो एक एक करके इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम था हमारे आसपास के पदार्थ, तो सबसे पहले हम यही चर्चा करेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका आंसर जब आपके पेपर में आ जाए, क्वेश्चन आएगा कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप सीधा बोलोगे कि विश्व में हर एक यानी प्रत्येक वस्तु जिससे कोई सामग्री बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। जिस सामग्री से, यानी विश्व में हर एक वस्तु किसी न किसी चीज से मिलकर बनी है, और वो जो अगर एग्जिस्ट करती है, अगर वो असल में है चीज, वो पदार्थ है। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिसे हम देख पाते हैं। पदार्थों की सबसे खासियत क्या है कि ये स्थान घेरता है और इनका द्रव्यमान होता है। आपको ध्यान रखना है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है पदार्थ के कौन से गुण है, तो 3 बातें आपको दे सकता है। उसमें कहेगा हर एक वस्तु पदार्थ से मिलकर बनी है, तो बोलोगे जी हाँ बिल्कुल ठीक है। पदार्थ जो है स्थान घेरता है, तो आप दूसरी बात कहोगे ये भी ठीक है। पदार्थ का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, तो आप कहोगे ये भी बात ठीक है। लेकिन पदार्थ जो है वो एक ही अवस्था में होता है, अगर आपसे कोई ये कहता है तो ये गलत है। पदार्थ की भी कई अवस्थाएं हो सकती हैं, आपको याद रखना है। तो पदार्थ बेसिकली जो है हम उसको उनके कणों के आधार पर विभाजित करते हैं। उनके जो कण होते हैं, यानी छोटे छोटे कण जिनसे पदार्थ मिलकर बनते हैं, तो उनका भौतिक गुण क्या है कि पदार्थ को देखें हम तो पदार्थ कणों से बने और वो सतत नहीं होते। सतत होने का मतलब है वो लगातार नहीं होते। वो पदार्थ के कण बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। सतत का मतलब लगातार होते हैं, तो वो लगातार नहीं होते। पदार्थ के कण बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। पदार्थ हमेशा, ध्यान रखना है, निरंतर गति करते रहते हैं, यानी हमेशा गतिमान रहते हैं। पदार्थ हमेशा गति करते रहते हैं और गति करने की वजह से पदार्थों के पास में गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थों के पास में क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों में जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है।
जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा जो होगी वो तेज हो जाएगी, और इसका रीजन ये है, बढ़ जाती है क्योंकि कण जो होते हैं हमारे वो क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। जब भी हम चाय, कॉफी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह पदार्थ के कण एक दूसरे के कणों के बीच में रिक्त स्थान जो होता है उसमें समावेश हो जाते हैं। यानी जब आप पानी के अंदर नमक को घोलते हो तो आप देखते हो कि नमक उसमें घुल जाता है, जो भी चीज उसके अंदर घुल जाती है तो इसका मतलब यह है कि जो उसके बीच में खाली स्थान था वो उसमें घुल चुका है। लेकिन कुछ कण ऐसे भी होते हैं, जैसे रेत का हो गया या मिट्टी का हो गया। रेत का एग्जाम्पल लेते हैं, तो रेत को जब हम पानी में घोलने का प्रयास करेंगे तो रेत पानी में नहीं घुलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई वो घुलनशील भी नहीं है, और साथ ही साथ में जो रेत है उसके कण थोड़े से बड़े हैं, जितना रिक्त स्थान है इसीलिए वो उसके अंदर मिल नहीं पा रहा। आपको ध्यान रखना है, जो कण पानी में जब घोले जाएंगे और वो पूरी तरीके से उसमें घुल जाता है, मिल जाता है, तो उसके कण जो होते हैं वो रिक्त स्थान, खाली स्थानों में भर जाते हैं, इस वजह से वो पूरी तरीके से घुल जाते हैं। लेकिन कुछ कण ऐसे होते हैं जो पानी में पूरी तरीके से घुल नहीं पाते और इस वजह से वो कण वैसे ही रह जाते हैं। इससे हमें एक बात पता चलती है कि भाई जल के अंदर क्या होता है कि भाई बहुत छोटे छोटे कण के टुकड़े होते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान यानी खाली स्थान होता है। इसके साथ साथ पदार्थ के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। हमेशा पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे एग्जांपल है, जब हम पानी का नल खोलते हैं तो पानी के धार को अगर आप उंगली से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या धारा टूट जाएगी, तो इसका उत्तर नहीं है। पानी बीच में से ब्रेक होता है लेकिन उसके बाद पानी फिर नीचे जाके जुड़ जाता है, क्योंकि पानी की धारा जो है वो जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, आकर्षित बल के द्वारा वो एक दूसरे को खींचते हैं, आकर्षण बल उनके बीच में मौजूद होता है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान यानी खाली स्थान उन्हें गतिज ऊर्जा में सबसे, यानी उनके अंदर जो गतिज ऊर्जा जो होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, कम होती है। याद रखना है आप सभी को, गतिज ऊर्जा जो है वो कम होती है। इसमें कम होती है, द्रव अवस्था के माध्यम में मध्यम और गैसीय अवस्था में अधिक होती है। बताया गया है कि 3 प्रकार के पदार्थ है, एक ठोस है, एक दूसरे नंबर पे आपका द्रव्य है और तीसरे नंबर पे आपका गैस है। तो क्या रहा है कि जो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है, पदार्थों के बीच में जो खाली स्थान है और उसके बीच में जो गति करता है वो गतिज ऊर्जा होती है। तो ठोस में सबसे कम गतिज ऊर्जा होती है, द्रव अवस्था में मध्यम होती है और जो गैसीय अवस्था में उसमें गति बहुत ज्यादा होती है। ये तीनों आपको याद रखना है। सबसे कम गतिज अवस्था या गतिज ऊर्जा किसमें कम होती है, रिक्त स्थान सब में से कम किसमें होता है, ठोस में। तो उसके बाद में किसमें ज्यादा होगा, आप कहोगे द्रव में, और द्रव से भी ज्यादा किसमें होगा, आप बोलोगे गैस में। तो यहाँ पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताई गई जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठोस, द्रव्य और गैसीय। सबसे पहले बताया गया है कि मानव शरीर को भी 3 पदार्थ होते हैं, दांत और हड्डियां ठोस है, ब्लड जो है वो और जल जो है हमारा द्रव्य अवस्था में, और फेफड़े में जो हमारी हवा भरी है वो कैसा है आपका, गैसीय अवस्था में। ठोस की खासियत बताई गई है, पेपर में 100% एक पक्का पूछा जाएगा। ठोस की क्या क्या खासियत है, ठोस का एक निश्चित आकार होता है, कोई भी चीज जो सॉलिड फॉर्म में उसका एक निश्चित शेप होगा, आकार होगा। ठोस अवस्था की जो है स्पष्ट सीमाएं होती हैं, एक फिक्स्ड रूप से अगर हम देखें ठोस के अंदर क्या होता है, उसकी सीमाएं होती हैं। तीसरा निश्चित आयतन होता है और संपीड़िता नगण्यता होती है। संपीड़िता नगण्यता का मतलब है बहुत कम संपीड़िता होता है, ये आपको याद रखना है। 4 आपको खासियत बताई गई है कि ठोस का निश्चित आकार होता है, दूसरा ठोस की सीमाएं निश्चित होती है। अगर आप देखोगे जो भी चीज सॉलिड है उसकी एक फिक्स दायरा होता है कि वो इतना बड़ा ही है तो उतना ही साइज में रहता है, उसका आयतन जो होता है वो स्थिर होता है, और इसमें संपीड़िता नगण्य होती है। कुछ अपवाद है, अपवाद का मतलब है कुछ ऐसी बातें जो हमको बताती है कि वो सच में ठोस है भी या नहीं। जैसे बल लगाने पर रबड़ बैंड जो है वो अपना आकार बदल लेती है, लेकिन बल हटाने पर दोबारा अपने मूल आकार में आ जाती है। अगर अत्यधिक बल लगाए तो रबड़ टूट जाती है। तो रबड़ हमारा क्या है कि रबड़ ठोस नहीं है, रबड़ क्या है, ठोस नहीं है, आपको ध्यान रखना है, वो दोबारा से उस शेप में आ जाता है।
ये हमें ठोस जैसा, मतलब हर एक चीज को तो हम द्रव्य ही कहेंगे, हम इसको द्रव्य ही कहेंगे, यानी इसकी जो आकृति है वो ताकत लगाने के बाद में बदली जा सकती है। इसके साथ साथ ठोस में गतिज ऊर्जा जो कम होती है। देखो जैसे बताया गया, शक्कर और नमक जैसे बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन का आकार लेती है, यानी ठोस पदार्थ है क्योंकि क्रिस्टलों का भी वही आकार होता है। नमक और शक्कर जो है ये भी क्या है, ठोस है, लेकिन जिसके अंदर हम डालते हैं वो उसी की तरह शेप ले लेता है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा स्पंज को भी हम संपीड़ित कर सकते हैं। अब इसमें बताया गया कि जैसे आप स्पंज लेते हो अपने हाथ में, स्पंज का मतलब जो बर्तन धोने वाला होता है, उसमें छिद्र होते हैं, हवाएं भरी होती हैं, जैसे हम उसको दबाते हैं तो पिचक जाता है, जैसे छोड़ते हैं दोबारा से वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दबने से हवा निकल जाती है और दबने के बाद में हवा उसके अंदर क्या होती है, भर जाती है। द्रव अवस्था के बारे में बताया गया है, तो द्रव अवस्था तरल अवस्था में होती है। तरल का मतलब होता है लिक्विड, उसमें बहाव होता है, यानी वो बह सकता है। दूसरे नंबर पे द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, जिस बर्तन में डालो जो वो वैसा आकार ले लेगा। द्रव का निश्चित आयतन भी नहीं होता और द्रव में संपीड़नता बहुत कम होती है, आपको याद रखना है। द्रव के कणों का आकर्षण बल उनके निश्चित आयतन निश्चित करता है। देखो द्रवों का जो आकर्षण बल होगा उसका वॉल्यूम को डिसाइड करेगा, कितना होगा, नहीं कितना नहीं। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन का आकार ले लेता है। द्रव जहां पर भी डालते हैं, जैसे पानी है, लोटे में डालोगे तो लोटे की तरह आकार हो जाएगा, बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी की तरह, मग्गे में डालोगे तो मग्गे की तरह, गिलास में गिलास की तरह, कटोरी में तो कटोरी की तरह। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि गैस जैसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में क्या करते हैं, विसरण करते हैं, और जलीय पौधे जीव में पानी में घुलने में ऑक्सीजन भरकर उसको सांस ले पाते हैं। देखो बताया गया है कि भाई गैस जैसे ऑक्सीजन हो गया और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विसरण करते हैं, जलीय पौधे और जीव पानी में घुले ऑक्सीजन के कारण सांस ले पाते हैं। यानी पानी में आप सभी को पता है कि H2O होता है, जल को ये बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो जलीय पौधे होते हैं उनको पानी ऑक्सीजन की भी उनको भी जरूरत होती है, तो लेकिन वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलते हैं, सन से या फिर सूर्य से जो किरणें निकलती है वो मछलियों को क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। ये आपको याद रखना। अब ये गैस के बारे में बता रखा है, बताओ किसी को पूछना है यहाँ तक। अगली चीज देखो किसके बारे में पूछा गया आपसे, गैस के बारे में। तो गैस का बहाव होता है, नहीं बह सकता है गैस। गैस में संपीड़ितता अधिक होती है। गैस का कोई निश्चित जो है सीमा नहीं होता। गैस का कोई निश्चित आकार भी नहीं होता। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। गैस में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए इसमें बहाव होता है, और उसमें आकर्षण बल कम होता है, इसीलिए गैस में बहाव होता है। यानी एक दूसरे को वो आकर्षित कम करती है, इसीलिए वो स्वतंत्र रहती है ज्यादातर। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसीलिए गैस जिस भी बर्तन में रखा जाता है उसका शेप ले लेता है, बाल्टी, परात, कुआं, जैसे जैसे। इसके बाद में देखो गैस अवस्था में कण अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। इस प्रकार के कण आपस में बर्तनों को टकराते हैं और गैस द्वारा कई प्राकृतिक क्षेत्र पर लगाए गए बल के बदलाव से होता है। ये लास्ट पॉइंट आप लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं भी रखोगे तो कोई बात नहीं। अगला देखो कह रहा है कि अवस्थाएं देखो, ठोस जो है वो बर्फ है, द्रव जो है वो पानी है, और गैस क्या है, वाष्प। तो ये तीन अलग अलग अवस्थाओं के अलग अलग नाम है, ये भी याद रखना है आप सभी को। अब ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। क्या होता है कि जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है, जब कोई ठोस पिघलकर क्या बनता है, द्रव बनता है, तो इसे गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक कितना है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, 273.16 केल्विन। और सुविधा के लिए इसे हम 0 डिग्री और या 273 केल्विन लेते हैं। समझ में आ गई। गलनांक मतलब जिसपे कोई भी ठोस जो है वो पिघलने लगता है, और वो कब होता है, 0 डिग्री से अधिक होने पर या 0 डिग्री होने पर। ठीक है, जब बर्फ पिघलती है, देखो नीचे वाली लाइन में लिख रहा है, जब बर्फ पिघलती है बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता, लेकिन ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी, क्योंकि संलग्न में गुप्त ऊष्मा तापमान को नहीं बढ़ने देती। देखो बर्फ
जब पिघलती है तो तापमान नहीं बढ़ता है, ठीक है। जो उसमें ऊष्मा मौजूद होती है वो रिलीज हो रही होती है, इसीलिए वो होता है। ऊष्मा का मतलब है एनर्जी। आपसे अगर पूछेगा कि क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, यानी वायुमंडल का वह तापमान जिसमें द्रव्य जो है उबलने लगता है, उसे क्वथनांक बोलते हैं। 373 केल्विन, 273 केल्विन। अब इनको तो देखो 373 केल्विन कब बनेगा, जब 273 केल्विन को 100 डिग्री से हम प्लस करते हैं तो 373 आ जाता है। आपको ध्यान रखना है ये जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, 373 केल्विन लिखना है आपको, या फिर आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे बात समझ में। 100 डिग्री होने पर ही कोई वस्तु क्या होती है, जब बॉइल होने लगती है, गर्म होने लगती है। देखो ये लिखा हुआ है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है, जब पानी को उबाला जाता है तो उसमें तापमान की वृद्धि नहीं होती, उसमें 100 डिग्री ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच में आकर्षण बल को क्या करती है, जोड़ देती है। अतः 100 डिग्री तोड़ देती है। जब तापमान 100 डिग्री या 100 डिग्री तक हो जाता है, वाष्प के कण क्या होने लगता है, पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। वाष्प में आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसी व्यक्ति को जब जलता है, उसका हाथ आग में जलता है, दूसरा भाप में जलता है, तो भाप में जलने के बाद में उसे ज्यादा गर्म क्यों लगता है, या भाप से जलना व्यक्ति के लिए ज्यादा खतरनाक क्यों होता है, क्योंकि जो तापमान होता है ना वाष्प का, वो पानी की कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, उसमें क्या होती है, ऊर्जा ज्यादा होती है। ऊर्जा भाप में इतनी होती है कि वो पहले आजकल तो नहीं, लेकिन पहले के जमाने में जो ट्रेन चलती थी वो भाप के इंजन से चलती है। कह रहा है तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था एक दूसरे में बदल जाती है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था, यानी जब बर्फ है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, उसे अगर आप गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, पहले लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड बनने के बाद में और क्या बनेगा, फिर वो गैस बनेगा। इसलिए उसको जमा दो तो फिर ठोस बन जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई। आगे देखो, इसमें बताया गया है कि हम तापमान में परिवर्तन से एक दूसरे से अवस्था में बदल सकते हैं। यानी जैसे मैंने बताया कि हमारे पास कोई ठोस है, बर्फ है, उसे गर्म करेंगे तो वो पानी में बदल जाएगा, द्रव बन जाएगा द्रव अवस्था में। फिर पानी को भी और गर्म करेंगे तो हम क्या बन जाएगा, वो गैस बन जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अगर हम ठंडा करेंगे ऐसे ही, अगर हम द्रव को क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे, पानी को ठंडा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है आपसे, ऊर्ध्वापातन क्या है। ऊर्ध्वापातन तो क्या होता है, ऊर्ध्वापातन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, तुमने अधिकतर देखा होगा, जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो गर्म करने के बाद में पहले पानी लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड से फिर गैस बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी होते हैं जब उन्हें गर्म करते हैं तो सीधा गैस बन जाता है, उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे ठोस से सीधे किस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन। उदाहरण के लिए आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि थोड़ा सा कपूर या आइसोटोन क्लोराइड लेकर इसके चूर्ण को चीनी की प्याली में डालिए, चीनी की प्याली को क्या कर दीजिए, कीप पर उलट कर रख दीजिए, यानी गर्म पे रख दीजिए, है ना, हाँ लिख सकते हो। और कीप के सिरे को रुई लगा दीजिए। जैसे धीरे धीरे गर्म कीजिएगा आप देखेंगे कि कपूर जो है वो पूरी तरीके से गैस अवस्था में बदल गया है ना। और सीधा हमें जो कीप है हमारी, उसके ऊपर यहाँ पर रुई लगा देना टॉप पे ऐसे। इसके अंदर हमने कपूर डाल दिए, कपूर यहाँ पर डाल दिए, और ये आपकी कटोरी टाइप की है। इसको नीचे से हम गर्म कर रहे हैं, जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सारी की सारी जो गैस होगी वो जमा हो जाएगी, ठीक है भाई। आई बात समझ में। अगली चीज आपको ये बताया गया है कि जब दाब में परिवर्तन होगा, दाब का मतलब जो उसके दाब में परिवर्तन का प्रभाव क्या है। यदि हम तापमान को घटाने पर सिलेंडर को, देखो उसमें क्या होता है, जो सिलेंडर में गैस को लेकर संपीड़ित करें तो
कणों के बीच में दूरी कम हो जाती है और गैस जो है द्रव में बदल जाता है। दाब बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो द्रव में बदल जाएगा। ध्यान रखना है, दाब बढ़ेगा और तापमान घटेगा तो किस में बदलेगा? गैस में। गैस को द्रव में बदल सकते हैं हम। गैस को किस में बदल सकते हैं? द्रव में। तापमान घटेगा और दाब बढ़ेगा तो गैस को हम किस में बदल सकते हैं? द्रव में। इसमें क्या होगा कि ज्यादा दाब बढ़ने से गैस के कण नजदीक आ जाते हैं और ठोस कार्बन ऑक्साइड, आपसे पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? तो ड्राई आइस को किसको कहते हैं? वापस गैस कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है जो बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए एक जो है घटाकर क्या करना है आपको? एटमॉस्फेयर तक करना होगा। यानी आपको कुल मिला के एक ही बात याद रखनी है कि जब तापमान घटेगा और दाब बढ़ेगा तो क्या होगा? गैस से सीधा किसमें बदल जाएगा? लिक्विड में। डायरेक्ट इस पे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। देखो वाष्पीकरण किसे कहते हैं? वाष्पीकरण का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, किसी लिक्विड को यानी द्रव को, द्रव पदार्थ को हम क्वथनांक करते हैं। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, गर्म करते हैं और गर्म करते करते वो 100 डिग्री तक जब वो आ जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो भाप बनकर हवा में बदलने लगता है, भाप बनकर उड़ने लगता है और वो वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है? जैसे पानी आपने गर्म होते हुए सर्दी में देखा होगा, जब पानी बहुत ज्यादा गर्म होगा उससे भाप निकलती है, तो भाप क्या है? वो वाष्प का ही रूप है। ऐसी प्रक्रिया को ही हम क्या देते हैं? वाष्पीकरण। इसमें क्या होता है? सतह पर उपस्थित कण आप देखोगे उच्च गति के कारण होते हैं। अब यहाँ पर जो तापमान होता है, गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो जल की कण होती है, बूंदे होती है, वो भाप बनकर ज्यादा तापमान होने की या ज्यादा गतिज ऊर्जा होने की वजह से ऊपर की तरफ क्या होती है? बढ़ने लगती है। आगे बात समझ में। और आकर्षण बल से मुक्त हो जाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण बताने आपको, तो वाष्पीकरण यानी वाष्पीकरण को तीन चार चीजें करती है। पहला सतह का क्षेत्रफल, जैसे फॉर एग्जांपल आप कितने बड़े क्षेत्र को गर्म कर रहे हो। अगर आप छोटी सी चीज को गर्म कर रहे हो तो वो जल्दी गर्म हो जाएगी, आप बड़ी चीज को गर्म करोगे तो देर से गर्म होगी। और इसी वजह से छोटी चीज का वाष्पीकरण जल्दी होता है और बड़ी चीज का वाष्पीकरण क्या होता है? लेट से होता है। तापमान अगर आप कम या ज्यादा करोगे तो भी वाष्पीकरण को प्रभावित होगा। कम करोगे तो भाप नहीं बनेगा, ज्यादा करोगे तापमान तो जल्दी भाप बनेगा। आर्द्रता का मतलब होता है हमारी वायु में नमी की मात्रा कितनी है। जैसे सर्दी में नमी की मात्रा ज्यादा होती है तो बारिश होता है तो कीचड़ जल्दी सूखता नहीं है। वहीं गर्मी में नमी की मात्रा क्या होती है? हवा में कम होती है, तो जितना भी पानी गिरे, देखो घर में पोछा लगाते हो आप, तो आप देखते हो सर्दी में पंखा चलाना पड़ता है, काफी देर में सूखता है। गर्मी में पंखा नहीं भी चलाते तब भी पोछा एक तरफ से लगाओ, दूसरी तरफ से सूखता हुआ दिखता है। तो आर्द्रता जो होती है, ह्यूमिडिटी जो होती है, ये वाष्पीकरण दर को बढ़ाती है और घटाती है। तीसरा, वायु की गति। हवा तेज चलेगी तो आप क्या कहोगे कि भाई वाष्पीकरण ज्यादा होगा, हवा कम धीमे चलेगी तो वाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा। ठीक है भाई। वाष्पीकरण से हमें ठंडक महसूस होती है, शीतलता महसूस होती है। वाष्पीकरण से क्या होती है? ठंडक। सूती कपड़े का एग्जांपल दे सकते हैं। अब इसमें देखो कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव कणों को आपस में वितरण करना पड़ता है। देखो अगर हम क्या करते हैं, एसीटोन, हाथ में एसीटोन डालते हैं, अगर हाथ में आप कपूर रखोगे तो आप मुट्ठी बंद कर लोगे तो थोड़ी देर बाद आपको जो आपका हाथ होगा वो बहुत ठंडा ठंडा फील होने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया हुई, गर्म होने के बाद लिक्विड हुए बगैर वो भाप बन गया, उससे हमें ठंडक महसूस होती है। उदाहरण के तौर पर अपने हाथ में पानी बंद करके मुट्ठी रखते हो, थोड़ी देर में पंखा चला देते हो, तो जो गर्म पानी ऐसे गिरा देते हो, जो वाष्प हुआ आपका, तो वो ठंडक भी महसूस करता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, हमें गर्मी में सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि गर्मी में हमें पसीना जरूर आता है, ज्यादा आता है, और सूती कपड़ा क्या करता है? क्योंकि पसीने को सोख लेता है और जब हवा उसमें पड़ती है तो हमें शीतलता महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है और आसानी से वो सूख भी जाता है। गर्मियों में अक्सर जमीन पर पानी क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि जब उस पर हवा पड़ती है तो ठंडी ठंडी हवा में लगती है और इससे क्या होता है? वातावरण जो है वो ठंडा हो जाता है वाष्पीकरण के कारण। आपसे पूछता है पंखे से ज्यादा कूलर की हवा ठंडी क्यों आती है? क्योंकि गर्मी में वाष्प होता है और जब हवा पानी से निकलती है तो ठंडी हवा हमें प्रदान करती है। ठीक है भाई, समझ में आ गया ये सारी चीजें? ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट।
गर्मियों में वो जो घास होती है फूल में लगाते हैं